देखो ये 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है। इस घन के केंद्र पर 10 माइक्रो कूलाम का एक आवेश है। इस आवेश से फ्लक्स रेखाएं निकलेंगी। चूँकि घन के केंद्र पर ये आवेश रखा हुआ है, तो घन के केंद्र से जब हम रेखाएं खींचेंगे तो जो 6 सरफेस है इसके 6 पृष्ठ, उन सभी पृष्ठों से होकर के फील्ड लाइन गुजरेंगी, तो फ्लक्स तो मिलेगा। फ्लक्स निकालने के 2 मेथड है, हम लोगों ने 2 पढ़ा है, इंटर में 2 ही, आगे चल के और भी आपको मिलेंगे। एक आपका गॉसेस लॉ है, गॉस का नियम आप यूज़ करो और उससे आप फ्लक्स की वैल्यू ज्ञात कर सकते हो। लेकिन कंडीशन ये है कि गॉस का लॉ किसके लिए लगता है? सिर्फ क्लोज्ड सरफेस के लिए। क्लोज्ड सरफेस, जो बंद पृष्ठ होता है, सिर्फ उसी के लिए गॉस का नियम हम लगा सकते हैं, ओपन पृष्ठ के लिए नहीं लगा सकते। और दूसरा तरीका है इंटीग्रल मेथड, ये भी क्लोज्ड इंटीग्रल ही होता है, ई डॉट डी ए से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो 2 रास्ते हमारे पास हैं। सबसे ईजी कौन सा होगा? जो प्रश्न दिया गया है उस प्रश्न के लिए सबसे आसान क्या है? गॉस का नियम। क्यों? ये क्यूब है और क्यूब एक बंद पृष्ठ होता है, बंद पृष्ठ का क्लोज्ड एरिया है, और साथ ही इसमें कितना आवेश है वो भी मुझे मालूम है। तो जब ये क्लोज्ड सरफेस है तो डेफिनेटली गॉस का नियम लगेगा, और गॉस के नियम से आपको अगर फ्लक्स निकालना है तो सिर्फ आवेश पता होना चाहिए, और आवेश ऑलरेडी 10 माइक्रो कूलाम का यहाँ दिया हुआ है। मैं इस फार्मूले में वैल्यू रख करके आंसर प्राप्त कर सकता हूँ। ठीक है, तो जो चार्ज Q है वो 10 माइक्रो कूलाम है, इसे के पहले किस में कन्वर्ट करोगे आप? कूलाम में। 10 पावर नेगेटिव 6, तो 10 पावर नेगेटिव 5 कूलाम हो जाएगा। और एप्सिलॉन डॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 पावर नेगेटिव 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। सो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज़ 10 पावर नेगेटिव 5 एंड इट इज़ डिवाइडेड बाई 8.85 इंटू 10 पावर नेगेटिव 12। और फ्लक्स का क्या यूनिट लिखोगे? फ्लक्स का मात्रक क्या लिखोगे? देखो ये कूलाम है, कूलाम बाई एप्सिलॉन नॉट का यूनिट लिखोगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर लिखोगे, तो इस कूलाम का कूलाम से क्या होगा? क्यूब हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, या एक और यूनिट इसका होता है फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए। यहाँ से अगर फ्लक्स की यूनिट लिखोगे आप तो इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है न्यूटन पर कूलाम और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स का एक मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम भी होता है, और एक मात्रक ऐसा भी लिख सकते हैं। तो जो भी एग्ज़ाम में आपको अच्छा लगेगा, याद रहेगा, उसको लिख देना। अच्छा क्या लगना है? परीक्षा में जो याद रहेगा वो अच्छा रहता है, वो याद रहेगा आपको। अब इसे कैलकुलेट कर लेना है। नेगेटिव 12 को आप नॉमिनेटर में ले जाएंगे यानी अंश में, तो प्लस 12 हो जाएगा, और ये दशमलव हटा दीजिए तो यहाँ 10 हो जाएगा बाई 885। बट ऐसा करने से और मुसीबत बढ़ जाएगी, इसलिए हम इसको 8.85 ही रखते हैं। 12 से 5 घटाओगे 7 आएगा। 7 में से 1 पावर कम करके इसको 10 कर लें, और सिर्फ यहाँ पे लिखें क्या? 6। अब 8.85 यानी नियर अबाउट टू 9 है, लगभग 9 के बराबर है। तो अब 9 से 10 में भाग करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ये तो आएगा। तो 1 पॉइंट समथिंग 10 पावर 6 ये आंसर हो गया। क्या कह रहे हो? हाँ 1 पॉइंट समथिंग आएगा। अब क्लियर हो गया, 1.1 लिखो चाहे 1 पॉइंट जो भी आए, लेकिन एक तो आएगा ना डिजिट में। बस ऐसे है। इस प्रश्न को आप नोट कर लीजिए। कुछ लोग नए हैं, थोड़ा आपको उटपटांग लग सकता है, लेकिन आप परेशान नहीं होइएगा, अगले से आपको समझ में आएगा। नोट कर लीजिए ऐसे। इसमें दिया गया है प्रश्न संख्या 19 में कह रहा है 2 माइक्रो कूलाम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाली किसी घनीय गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ भी गॉसियन सरफेस दिया हुआ है, और वो भी कैसा? घन जैसा है। तो अब घन दे दिया तो इसका मतलब हमको पता लग गया कि ये पृष्ठ कैसा है? क्लोज्ड है। घन हुआ, गोला हुआ, बैलून हुआ, ये सब क्या होते हैं? क्लोज्ड सरफेस होते हैं। और जो क्लोज्ड सरफेस होता है उसके लिए गॉसियन फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं।
तो इस प्रश्न को भी गॉस के नियम से लगा लेंगे, बहुत सरल है, मैं बोलता हूँ आप लगाइए। लिखिए प्रश्न संख्या 19 के लिए, आवेश Q बराबर 2 माइक्रोकूलाम। प्रश्न संख्या 19 का सॉल्यूशन लिखिए, आवेश Q बराबर 2 माइक्रोकूलाम। तो इस 2 माइक्रो को पहले आप कूलाम में बदलो, दो माइक्रो कूलाम को आप कूलाम में बदलोगे तो 2 × 10 की घात ऋण 6 कूलाम हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, इसमें से कितने लोग ये जानते हैं कि मैंने माइक्रो को कूलाम में क्यों बदला? माइक्रो को कूलाम में क्यों बदला, माइक्रो में ही क्यों नहीं यूज़ किया? हाँ, अच्छा ईमानदारी से बताओ, कितने लोग ऐसे जिनको ये नहीं पता है कि माइक्रो कूलाम को कूलाम में क्यों बदला गया? हाथ तो उठाओगे नहीं, क्योंकि ईमानदार तो हो ही, हाथ नहीं उठेगा। मैं बता देता हूँ, देखो भौतिक विज्ञान में जितने सूत्र डिराइव किए जाते हैं ना, व्युत्पन्न किए जाते हैं, वो सभी किसी एक पद्धति के अनुसार होते हैं। आपने 3 पद्धतियाँ पढ़ी है, MKS, CGS और इंटरनेशनल सिस्टम। ये 3 सिस्टम होता है। एक है FPS, वो ब्रिटिश पद्धति है, वो इंडिया में नहीं यूज़ की जाती है। FPS फुट पाउंड सेकंड सिस्टम बोलते हैं इसको, ये ब्रिटिश है सिस्टम है, इसे यूनिट हम यूज नहीं करते हैं। इंडिया में हम MKSA या इसी को बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, इसी को यूज़ करते हैं, या फिर CGS को यूज़ करते हैं। जब भी भौतिक विज्ञान का कोई सूत्र डिराइव किया जाता है ना, तो सबसे पहले पद्धति का चुनाव किया जाता है। जैसे आपने पढ़ा न्यूटन का फॉर्मूला F बराबर G m1 × m2/r², आपने पढ़ा। तो इसमें दूरी है, द्रव्यमान है, गुरुत्वाकर्षण, यतांक और बल है कि नहीं? तो जब ये सूत्र न्यूटन ने डिराइव किया था तो इसे किसी एक पद्धति के अनुसार डिराइव किया था। या तो ये पूरी की पूरी राशियाँ किस में होंगी, MKS में हो, या ये पूरी की पूरी राशियाँ CGS में हो, या पूरे के पूरे इंटरनेशनल सिस्टम में हो। ऐसा नहीं कि द्रव्यमान को MKS में ले लिया और R को CGS में ले लिया। ऐसा करने से जो फॉर्मूला है उसकी वैधता समाप्त हो जाती है, फिर वो सूत्र लगेगा ही नहीं। तो जब भी आप न्यूमेरिकल लगाते हो, सभी राशियों को एक पद्धति में ट्रांसफ़र करने का प्रयास करते हैं और करना चाहिए, तभी आंसर सही आएगा, अन्यथा आपका हमेशा आंसर गलत ही आएगा, क्योंकि वो फार्मूला ही किसी एक पद्धति के अनुसार बना हुआ है। ये प्रश्न में दिया था कि आवेश कितना है, 2 माइक्रोकूलाम। अब माइक्रोकूलाम ना तो MKS में आता है ना CGS में आता है, ये तो एक छोटा सा यूनिट है आवेश का, तो इसे किसी एक सिस्टम में लाना होगा ना। अब हम मान लो इसे MKS में ले जाते हैं तो सीधा इसे कूलाम में कन्वर्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ε0 की वैल्यू 8.85 10⁻⁻12 और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। तो इसमें न्यूटन मीटर ये किस सिस्टम की यूनिट है, MKS के हैं, तो फिर ये आवेश भी MKS का ही होना चाहिए। अब ये दोनों यूनिट के एक ही पद्धति में हो गए हैं। अब हम फार्मूला लगा सकते हैं, और वो फार्मूला है Q/ε0, क्योंकि प्रश्न में कहा है कि घन है, क्या है, और जब घन है तो घन का मतलब ये बंद पृष्ठ हुआ ना, और बंद पृष्ठ के लिए गॉस का नियम हम लगा सकते हैं। तो गॉस का नियम लगाएंगे और इसका आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें Q की वैल्यू रख देना है 2 × 10 की घात ऋण 6 और ε0 की वैल्यू 8.85 10⁻⁻12, इतना आपका आंसर हो जाएगा। इसे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट इसके अगला प्रश्न भी अभी के अभी हम आपको समझा देते हैं, जिससे समय बर्बाद ना हो।
देखो 20 नंबर प्रश्न का मैं चित्र बना रहा हूँ। 20 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और इस पृष्ठ के लिए फ्लक्स का मान ऋण 1.0 गुणे 10⁻³ सेंटीमीटर है और न्यूटन पर कूलाम दिया गया है फ्लक्स की वैल्यू। वैद्युत फ्लक्स का मान -1.0 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम है। प्रश्न आपसे पहला किया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि त्रिज्या को 2 गुनी कर दें तो फ्लक्स कितना होगा। जो रेडियस है इस सरफेस की, उस रेडियस को क्या किया जाए, डबल। तो ऐसी स्थिति में फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, एक प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न है बिंदु आवेश का मान क्या होगा, पॉइंट चार्ज की वैल्यू क्या है, पॉइंट चार्ज क्यू का मान। ठीक है, आप इसे ध्यान से देखिए। पृष्ठ कौन सा है, गॉसियन। प्रश्न में कहा गॉसियन पृष्ठ है। जब इसने गॉसियन पृष्ठ बोल दिया तो निश्चित है गॉस का नियम लगेगा। तो एक तो बात स्पष्ट हो गई कि जब भी हमें फ्लक्स निकालना होगा यहाँ पे, तो मैं वहाँ पे गॉस का नियम प्रयोग कर सकता हूँ, क्योंकि प्रश्न में ही कह दिया है कि ये पृष्ठ क्या है, गॉसियन है। साथ साथ गोलीय भी है, तो फिर तो ये बंद पृष्ठ हो गया। इसका मतलब गॉस का नियम पूर्णतया यहाँ पर लागू होगा। एक जानकारी स्पष्ट होगी। इस पृष्ठ के लिए फ्लक्स का मान दिया है -1.0 × 10⁻³। अब यहाँ ध्यान देना, फ्लक्स का मान ऋणात्मक है। फ्लक्स का मान क्या है, इस ऋण का क्या मतलब है, पृष्ठ से बाहर आ रही हैं रेखाएं कि पृष्ठ के अंदर जा रही हैं, पृष्ठ के बाहर जा रही हैं। जो फ्लक्स रेखाएं पृष्ठ से बाहर जाती हैं उनके लिए फ्लक्स क्या होता है, ऋणात्मक, और जो रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश करती है उनके लिए फ्लक्स होता है धनात्मक। तो ये फ्लक्स ऋणात्मक दिया है, इसका मतलब है कि फ्लक्स रेखाएं फील्ड लाइंस जो होंगी वो बाहर की ओर जाएंगी। ठीक है, और फील्ड लाइन बाहर तभी जाएंगी जब सेंटर पर कैसा आवेश होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी तो होगा। तो ये हमको एक तथ्य यहाँ से मिल गया। प्रश्न में पहला जो पूछा गया वो ये है कि अगर रेडियस को डबल कर दे, रेडियस को क्या करें, तो देखो जितनी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के लिए फ्लक्स इतना है, इस रेडियस को डबल कर दे, ऐसे इतना बड़ा पृष्ठ बना दे। तो रेडियस को डबल कर देने से फ्लक्स का मान क्या होगा, क्या फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, नहीं होगा। क्यों, फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसका कारण देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। वास्तव में फ्लक्स है क्या चीज़, वैद्युत फ्लक्स क्या है भाई, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, बल रेखाओं की संख्या। तो जो फ्लक्स है वो वास्तव में बल रेखाओं की संख्या है। अब अगर एक पृष्ठ आपने इतना छोटा सा लिया है और इसमें से फ्लक्स हमें मिल रहा है -1.0 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ये छोटे से रेडियस के लिए है। तो फ्लक्स का मतलब है कि रेखाएं हमें मिल रही हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे बहुत सारी रेखाएं होंगी। हमें एक प्रश्न में क्या कह रहे हैं, कहने के अनुसार हमें ये रेडियस को क्या करना है, डबल। तो इतना बड़ा बना दिए। क्या रेडियस डबल करने से इन रेखाओं की संख्या में कोई बदलाव आया? अच्छा, अगर मान लो रेडियस को 3 गुना कर दे तो क्या रेखाओं की संख्या में कोई बदलाव आएगा? भाई रेखाएं तो उतनी ही है ना। अगर 20 रेखाएं छोटे वाले पृष्ठ से गुजर रही थी तो 20 ही रेखाएं उससे बड़े वाले से गुजर रही है, 20 ही उससे बड़े वाले से गुजर रही है। तो आप रेडियस का मान बढ़ाते जाओगे, आकार बड़ा होगा, लेकिन रेखाओं की संख्या नहीं बदलेगी। रेखाओं की संख्या तब बदलेगी जब आवेश का मान बदलेंगे। किसका मान बदलेंगे? और प्रश्न में क्या बदल रहा है? तो अगर त्रिज्या को डबल किया जा रहा है तो क्या फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा? नहीं होगा। फ्लक्स के मान में परिवर्तन तब होगा
जब आवेश के मान में परिवर्तन किया जाए। जानकारी स्पष्ट है? कहाँ से ये ज्ञान मिला आपको कि फ्लक्स आवेश के अनुसार बदलेगा? गॉस के नियम से। ये एप्सिलॉन नॉट एक नियतांक है और इस नियतांक को हटाएंगे तो फाई और क्यू के बीच में क्या लगेगा? प्रोपोर्शनल, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगेगा। और ये लाइन आपको बताती है कि आवेश का मान बढ़ाओगे तो फ्लक्स का मान बढ़ेगा, आवेश का मान घटाएंगे तो फ्लक्स का मान घटेगा। यानी फ्लक्स के मान में परिवर्तन आवेश के अनुसार होता है, आकृति के अनुसार नहीं होता। रेडियस डबल करें या ट्रिपल करें, फ्लक्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो अभी भी फ्लक्स का मान कितना रहेगा? जितना पहले था, -1.0 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। एक आंसर तो ये हो गया, पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरे प्रश्न में पॉइंट चार्ज की वैल्यू पूछा है। तो अगर आवेश की वैल्यू पूछा है तो आवेश निकालने के लिए एप्सिलॉन नॉट का फाई के साथ क्या करना होगा? गुणा। फाई × एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो हमें क्यू का मान मिल जाएगा। फ्लक्स की वैल्यू रखो 1.0 × 10⁻³ और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 और क्यू आवेश है, इसका मात्रक क्या लिखोगे आप? कूलम। एक से गुणा करने पे कोई चेंज आएगा नहीं, सिर्फ वही रहेगा। 8.85 × 10⁻12 में से 9 घट जाएगा, सिर्फ ऋण 9 बचेगा कूलम। ऋण 9 को हटा सकते हैं, ऋण 9 होता है नैनो, ऋण 9 क्या होता है? नैनो। ऋण 6 होता है माइक्रो। तो इसे हटा के लिख सकते हैं -8.85 नैनो कूलम। ये आंसर हो गया। तो इस प्रश्न में से आपको सीखने को दो चीज़ें मिली है। एक तो ये कि अगर हम फ्लक्स रेखाओं की संख्या में बदलाव ना करें, केवल आकृति बदलते जाएं, रेडियस को डबल, ट्रिपल, 4 कर दें, तो उससे फ्लक्स की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अगर आकृति रेडियस के अनुसार फ्लक्स नहीं बदल रहा है तो फ्लक्स किसके अनुसार बदलेगा? आवेश के अनुसार बदलेगा। और ये आपको परम ज्ञान कहाँ से मिलता है कि आवेश के अनुसार बदलेगा? वो ज्ञान मिलता है गॉस के नियम से कि फाई इज़ प्रोपोर्शनल टू क्यू। आवेश बढ़ेगा, फ्लक्स बदलेगा। दूसरा, अगर फ्लक्स दिया हो तो हम आवेश का मान ज्ञात कर सकते हैं, उसके लिए ये रिजल्ट यूज़ करेंगे, फाई × एप्सिलॉन नॉट। ये रहा प्रश्न संख्या 20। नोट किया जाए। किसका क्या आ रहा है? उसमें आंसर ही नहीं लाना है तो आंसर क्या आएगा? कैलकुलेटर से क्या आ रहा है? कितना? 2.25। पता नहीं क्या करो, बाद में चर्चा करेंगे उस पर, पहले इसे लिखो। आप मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी सब समझ में आ जाएगा। पहले तो एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना आप सुन लो, वेरी इम्पोर्टेंट फार्मूला, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी सूचना ये है कि ये प्रश्न और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में नहीं आएगा। ये यूपी बोर्ड से बाहर कर दिया गया है। जो 70% सिलेबस आपको दिया गया, 30% कम किया गया है, तो 30% में से आपका गोला और गोलीय कोष दोनों हटा दिया गया है। तो ना उसका न्यूमेरिकल आएगा ना आंकिक प्रश्न आएगा, तो ये दोनों सिलेबस से बाहर। अब तीसरा, ये जो अनंत लंबाई वाला है ये सिलेबस के है, इसलिए ये आएगा एग्ज़ाम में, बन सकता है। हाँ, ये दोनों आपके सिलेबस से बाहर की चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी 2-2 मिनट लगेगा, हम आपको इसको समझा के बता देते हैं। ये चालक गोला है, इस गोले का रेडियस दिया हुआ है, उसके केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी भी दिया गया है, तीव्रता। हम इस बिंदु से गॉसियन पृष्ठ खींच सकते हैं ऐसे, और ये जो गॉसियन पृष्ठ हम खींचे हैं इससे होकर के फ्लक्स रेखाएं गुजरेंगी ना। लेकिन अब प्रश्न में हमने जो खींचा वो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि प्रश्न में क्या कहा है? प्रश्न में कहा गया है कि वैद्युत क्षेत्र इनवर्ड है, इनवर्ड है तो रेखाएं ऐसे खींची जाएंगी, अंदर की ओर आएंगी। ये जानकारी स्पष्ट हो गई। क्षेत्र दिया हुआ है E और पूछा क्या है? आवेश Q। तो कैसे ज्ञात करोगे आप आवेश को?
ई बराबर क्या होता है किसी गोलीय कोष के लिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट और इनटू व्हाट। देखो ये गोला कैसा है, चालक है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, किसी चालक गोले के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होती है। अब इसमें आप सिग्मा को हटा सकते हो, सिग्मा बराबर होता है Q/A। तो यहाँ से E की वैल्यू हो जाएगी Q बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू A, फिर Q की वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट A इंटू E। और इसमें आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू एरिया कौन सा रखोगे, एरिया आपको रेडियस, देखो रेडियस दिया हुआ है ना, रेडियस दिया है तो एरिया πr स्क्वायर से नहीं 4πr स्क्वायर से, गोला है 4πr स्क्वायर, तो 4πa स्क्वायर आप यूज़ करोगे तो इससे एरिया मिल जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट पता है, एरिया पता हो जाएगा, ई का मान आपको पहले से दिया हुआ है, ये दोनों मान आप इसमें रखोगे तो क्यू का मान प्राप्त हो जाएगा। मैं आपको सिर्फ इतना ही समझा सकता हूँ क्योंकि ये सिलेबस से बाहर है। दूसरा, यहाँ पे फिर से ये गोला कैसा है, चालक है, कंडक्टिंग है। अब एक चीज़ और आपको यहाँ से समझाते हैं, एक चालक गोला और अचालक गोले में भेद क्या होता है। अगर कोई अचालक गोला है और कोई चालक गोला है तो क्या भेद होता है, किसमें? देखो चालक गोले की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि जितना आवेश इस चालक गोले को दिया जाता है वह आवेश इसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। गोले के अंदर कोई आवेश नहीं होता, सारा आवेश कहाँ होता है, पृष्ठ पर। और अगर अचालक रहेगा तो आवेश प्रत्येक भाग में आपको मिलेगा। जैसे आपने नदी तालाब देखा है ना, नदी तालाब, तो बिजली का तार कभी खेत में अगर गिर जाए, खेतों में पानी भरा और बिजली का तार गिर जाए तो कोई आदमी अगर पैर डालेगा तो उसको बिजली का बहुत ज़ोर का झटका लगता है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन यही बिजली के तार नदी तालाब में गिर जाते हैं, परंतु उसके अंदर की मछली और मेंढक जीव जिंदा रहते हैं कि नहीं? क्या मेंढक मछली मरते हैं? नदी में तार गिर जाए तो क्या नदी के सारी मछलियाँ मर जाएंगी? नहीं, उनको कुछ नहीं होता। लेकिन बाहर से कोई पानी पीने चला जाए जानवर तो वो बिल्कुल मर जाएगा। कोई आदमी इसमें हाथ डाल दे तो वो भी मर सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो नदी तालाब का पानी होता है वो चालक होता है, एल्कैलियन होता है, क्षारीय होता है, उसमें अम्ल क्षार दोनों मिले होते हैं। इस वजह से वो विद्युत का होता है चालक। और चालक होने की वजह से जितना आवेश बिजली यानी जो तार है उस तार से जितना आवेश पानी में उतरता है वह पूरा आवेश उसके पृष्ठ पर इकट्ठा हो जाता है। ऊपर नीचे अंदर पानी के आवेश होता ही नहीं है। तो अंदर के जीव जो होते हैं पानी में वो जीवित रहते हैं और आवेश होता है पृष्ठ पे। अब जैसे कोई आदमी बाहर से टच करेगा वो तुरंत ही फुल चार्ज हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि आवेश वहाँ है। तो ये ऐसे ठीक ये चालक गोला भी होता है। चालक गोले को जितना आवेश देंगे वो आवेश कहाँ रहेगा? इसके पृष्ठ पर ही रहेगा, इसके अंदर कोई आवेश नहीं रहेगा। ये इस चालक की होती है विशेषता। और अगर यही अचालक होता तो अचालक गोले के अंदर आवेश वितरण पूरे गोले के अंदर होता, प्रत्येक भाग में आपको आवेश प्राप्त होता, पृष्ठ पर भी मिलता और गोले के अंदर भी आवेश होता। तो ये अचालक गोला हो जाएगा। तो चालक और अचालक में भेद समझ में आया। चालक गोले का आवेश कहाँ होता है? उसके पृष्ठ पर होता है, जबकि अचालक गोले का आवेश पूरे आयतन में वितरित होता है। चलो अब प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा की वैल्यू इतनी है तो गोले पर आवेश का मान क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया कि गोले के समीप जो तीव्रता होती है वो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। अब यहाँ पे हमको ज्ञात क्या करना है? गोले पर आवेश। आवेश के लिए हम सिग्मा को हटा के क्या लिखेंगे? Q बटा A। और अभी अभी आपको समझाया कि आवेश Q बराबर क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट इंटू A इंटू E, यही तो होता है। जब आप इस Q की वैल्यू A यहाँ रखोगे तो E बराबर आ जाएगा Q बटा एप्सिलॉन नॉट A। सो यहाँ से Q बराबर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A इंटू E। यह फार्मूला आप प्रयोग करोगे तो आपको आवेश का मान प्राप्त हो जाएगा। बात स्पष्ट है? एरिया कैसे ज्ञात करोगे? व्यास दिया है 2.4, तो त्रिज्या कितनी होगी? व्यास की आधी 1.4
2 मीटर, और फार्मूला चूँकि गोला है तो क्षेत्रफल के लिए 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें आप आर का मान रख देना, पाई का मान, और बाकी 4 तो होता ही है। ये मान रख के एरिया आ जाएगा। एरिया एप्सिलॉन नॉट और ई का मान जो दिया गया है, कहाँ गया है? अच्छा नहीं, सिग्मा का मान दिया था। क्यों? सिग्मा दिया है तो फिर तो हम यहीं से निकाल सकते हैं, इसे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। इससे ज्ञात कर सकते हैं Q बराबर सिग्मा इंटू ए। जब हमको सिग्मा दे दिया है तो फिर हम सिग्मा की सहायता से Q का मान निकाल सकते हैं। Q बराबर क्या लिखेंगे? सिग्मा इंटू ए। सिग्मा की वैल्यू हमें पता है, एरिया का मान यहाँ से निकाल के रख देंगे, आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या पूछा है? निर्गत फ्लक्स की वैल्यू बताओ। तो फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स होता है Q बटे एप्सिलॉन नॉट। जब आपको आवेश Q यहाँ से मिल जाएगा तो उस आवेश का मान आप इस फार्मूले में रखेंगे, तो आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट करोगे तो फ्लक्स का मान भी मिल जाएगा। तो ये कैसे लगाना है ये मैंने समझा दिया। मन करेगा तो घर पे लगा लेना, अन्यथा ये सिलेबस से आपके हटा दिया गया है। जानकारी के लिए इतना पर्याप्त है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, यूपी बोर्ड में है। तो किसी एक अनंत लंबाई का चालक तार है, अनंत लंबाई का एक चालक तार, इसके समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या फॉर्मूला होता है भाई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर, यही तो फॉर्मूला होता है। E बराबर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटे आर होता है। इसमें आप मान रख दो, आंसर आ जाएगा। क्या पूछा है? लैम्डा पूछा है, तो E का मान क्या होता है? 9 × 10⁴ दिया है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁹ होता है, इंटू 2 लैम्डा, और बटे आर की वैल्यू कितनी है? 2 × 10⁻²। तो ये 9 से 9 तो शहीद हो गया, क्या बचा? 10⁴, 2 से 2 शहीद हुआ, क्या बच रहा है? सिर्फ ये ऋण 2 को अंश में लिखेंगे तो 11 हो जाएगा, और गुणे लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 10⁴। इसको पिछांतर करेंगे तो -11 हो जाएगा, तो आ जाएगा 10⁻7। मात्रा क्या लिखोगे? कूलाम प्रति मीटर। ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से ये अध्याय का सारा न्यूमेरिकल ख़त्म हो गया। नहीं, 2 और है छोटे छोटे, वो विकल्पीय बता देते हैं, नोट कर लीजिए इसे। हाँ, कल कर दें? अच्छा ठीक है, इतना नोट कर लो।